नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर इस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। चंडीगढ़ में मंगलवार को यह बैठक हुई है, जहां कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और कई फैसलों को मंजूरी भी दी गई, जिसकी जानकारी खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस दौरान कुल 20 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें 8 अतिरिक्त एजेंडे थे, जिसके तहत वर्क असेसमेंट नियम में बदलाव किया गया है। बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की जानकारी खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता करके दी। आज की कैबिनेट की बैठक में जो हमारे मुख्य बिंदु थे वो 20 थे एजेंडा, तो उसके साथ जो सप्लीमेंट्री थे वो 8 थे और 3 टेबल एजेंडा थे। और इसमें कई फैसले लिए गए और मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको कुछ बिंदु। एक था वर्क असेसमेंट नॉर्म्स के, जो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया है इसमें पॉलिसी में, जिसमें कि स्टाफ नीति जो है वो जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो 365 दिन होते हैं साल में और उसमें से 336 दिन वर्किंग के रूप में आते हैं। और अगर 9 to 5 देंगे तो 8 घंटे जो है पर डे का रेशियो निकलता है और 1888 घंटे एक वर्क करते हैं एम्प्लॉइज़। तो उसका देख रेख के लिए ये ज़रूरी है। और कुछ विभाग ऐसे भी हैं जहां पर एम्प्लॉय कम है, काम ज़्यादा है। कुछ विभाग ऐसे हैं जहां पर एम्प्लॉय ज़्यादा है और काम कम है, तो उसके लिए ये बनाई गई है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। वहीं संदीप सिंह ने बताया कि सरकारी विभागों के लिए जमीन के मूल्य निर्धारित करने के लिए सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड कमेटी बनाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में बदलाव किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी जिला परिषद सीईओ को दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एचपीएस अधिकारी अनूप सिंह को 1 साल के लिए री एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। सभी सरकारी विभागों, बोर्ड नियमों, पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय के लिए भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण नीति स्वीकृत किया है। इसमें पहले क्या होता था कि पहले जो कलेक्ट रेट होता था उसके ऊपर जो ज़मीन होती थी, चाहे सरकार खरीदती थी या सरकार देती थी, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर हो सकती थी, क्योंकि जो मार्केट रेट है और कंट्रोल रेट है, कलेक्ट रेट है, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसको करेंगे। इसमें इवैल्यूएशन के लिए कई कंपनीज भी जो आयकर विभाग के द्वारा अप्रूव हैं, भारतीय स्टेट बैंक हुआ, सरकार हुई, उसमें डीआरओ, डिविजनल कमिश्नर, ये सब बैठेंगे। और अगर तो कलेक्ट रेट रहता है तो वहीं पर उसको समाधान हो जाएगा। अगर उससे कहीं ऊपर जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये आएगा। हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2007 में संशोधन किया है। पहले ये डीआरडी के अंतर्गत होता था, अब ये सीईओ जिला परिषद और उसके द्वारा किया जाएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के विकास व पंचायत विभाग के लिए। अब देखिए कि इसमें सभी अच्छे तरीके से मनरेगा योजना, जिला कार्यक्रम वगैरह इसमें आएंगे और ये अब सीईओ जिला परिषद के अंतर्गत ये किया जाएगा। एचपीएस हैं अनूप सिंह, उनको री एम्प्लॉयमेंट किया गया है। ये पहले एज ए प्लेयर, एज ए कोच इन्होंने कई मेडल जीते हैं, पुलिस विभाग से हैं ये, और इनको 1 साल का री एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। और उसमें
इनको नेशनल मेडल जो मेडल होता है अपना वो भी मिला है और प्लस इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा महिला विकास निगम का 11 करोड़ 87 लाख पर 3 करोड़ 12 लाख का लोन माफ किया है। साथ ही ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स TDR में बदलाव किया गया है। वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के अवार्ड की वसूली के लिए नियम में संशोधन किया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, इसमें इसमें जो बेसिक लोन था, टोटल जो पूरी अमाउंट थी 11 करोड़ 87 लाख थी। इसमें जो इंटरेस्ट है वो 3 करोड़ 12 लाख रुपए है, जिसको हमने वे ऑफ करने की ठानी है और 4 करोड़ 31 लाख जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको चार्ज करेंगे। ये 2018-19 का इसमें किया गया है। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स TDR, तो ये इसमें विकास योजना क्षेत्र में भूमि एकत्रित और विकास कार्यों का जो इसमें ट्रांसफरेबल जो हैं वो राइट्स दिए गए हैं, जिसमें कि बेसिक इस नीति में TDR आवेदन के लिए सेक्रेटरीट प्लान रोड और सेक्टर रोड्स एवं ग्रीन बेल्ट्स के लिए न्यूनतम क्षेत्र मानदंड की शर्त को हटा दिया गया है। हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज का, इसमें जो विलंबित भुगतान थे उसकी सुविधा के लिए परिषद के पास जाते थे और काफ़ी सिविल कोर्ट में काफ़ी पेंडिंग हो जाते थे। उसको जल्दी क्विक वसूली के लिए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर क्विक वसूली के लिए इसको किया गया है और इसमें ओनली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होंगे। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो हैं उसको परिषद द्वारा पारित अवार्ड जो डिक्री है उसको प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि न्यायालयों के माध्यम से इनका निपटारण जो है वो अधिक समय लगता था। भू राजस्व के बकाये के रूप में अवार्ड राशि की वसूली के प्रावधान के शामिल करते हुए हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम 2021 तैयार किया गया है। कानूनी जटिलताओं मुद्दों से निपटने के लिए महाप्रबंधक हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम पंचकुला के स्थान पर न्याय प्रशासन विभाग हरियाणा के एक अधिकारी को परिषद में शामिल किया गया। इसके साथ ही खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अब किसी भी विभाग से नियुक्त हो सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत 8 विवादों के मामले निपटाए गए हैं। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत 200 रुपए बढ़ाए गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में ग्रुप C में संशोधित किया है। जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं वो किसी भी विभाग से आ सकते हैं। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में माइनिंग में विवादों का समाधान में हमने काफ़ी इशू थे, उसको सॉल्व किया गया है आज वन टाइम सेटलमेंट के तहत। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के फ्लैट के अलॉटमेंट रेट 200 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। पिछली बढ़ोतरी वर्ष 2013 में की गई थी। इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी में संशोधन किया गया है। चार्ज ऑफ मतलब जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो EDC के रिमोट एरिया ओनली एज पर एक्चुअल सर्विस जो है उसके एस्टिमेट डेवलपमेंट प्लान एरिया के बाहर के क्षेत्र में बेसिकली इंडस्ट्री जो है वो और प्लस जो हमारी रेजिडेंशियल है उस दोनों के लिए। वहीं उन्होंने बताया कि कैबिनेट की इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल्दी बैठक करेंगे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।
वहीं चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि 7 साल में प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जो काम किया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसका लेखा जोखा रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने व्यवस्था में परिवर्तन किया है और लोगों के हित में कई फैसले लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा दिवस के मौके पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पिछले 7 साल में हरियाणा में सरकार ने जो कामकाज किया है उसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड मीडिया के जरिए लोगों के सामने रखा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हरियाणा सरकार के मंत्री भी मौजूद थे। कैबिनेट के जो मंत्री हैं, हरियाणा में कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। दलाल साहब, आप सीएम साहब की पीसी में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की, लेकिन सर एक फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से कि जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो अब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा एसडीएम और सीटीएम भी कर सकेंगे। ये फैसला आप किस तरह से इसको देखते हैं, कैसे मानते हैं? आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा डे पे सारे प्रदेशवासियों को बधाई दी है और बहुत सारे महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिससे कि आने वाले वक्त में हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को सुविधा मिलेगी, लाभ होगा। उसमें से ये एक है कि रजिस्ट्री की ताकत जो है, पावर है, वो नायब तहसीलदार और तहसीलदार के अलावा सिटी मजिस्ट्रेट और जितने एसडीएम होंगे उनको भी दे दी गई है। उससे एक तरह से क्या है कि जो भीड़ भाड़ होती थी, ज़्यादा भार होता था तहसीलदार पे, वो कम होगा और कुछ मोनोपोली की शिकायत आती थी वो भी कम होंगी। लोगों को छूट मिलेगी कि वो कहीं भी जाके रजिस्ट्री करा सकता है। अगर उसको शिकायत है तहसीलदार से तो सिटी मजिस्ट्रेट के पास कर ले, वहाँ शिकायत है तो एसडीएम के पास कर ले, तो आम आदमी को इसकी की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बहुत बड़ा काम किया है आज फैसला लेके कि भी पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, मार्केटिंग बोर्ड, लोकल बॉडी, सारे टेंडर एक पोर्टल पे होंगे और ऑनलाइन सिस्टम होगा। ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया होगी और किसी भी आदमी को कोई शिकायत नहीं रहेगी कि भी टेंडर के अंदर कोई किसी को कोई दिक्कत आई है, तो उससे भी एक पारदर्शिता हमारे इसमें आएगी। नौकरियों का हमने कहा है कि जो डीसी रेट को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया, उसका नाम जो एक निगम बनाया है, हमारा जो नौकरियों के लिए निगम रेट होगा। ए क्लास की सिटी गुड़गांव, फरीदाबाद में एक जैसी सैलरी होगी। ज़्यादातर शहर बी क्लास में आ जाएंगे, उसमें एक जैसी सैलरी होगी। और कुछ जो बिल्कुल कमज़ोर शहर हैं जहाँ कम खर्चा होता है, वो सी क्लास में आ जाएंगे। 3 श्रेणी बना दी। पहले हर जिले का अधिकारी अपने अपने हिसाब से डीसी रेट हर एक नौकरी का देता था, वो किया है। और बहुत अलग अलग तरह की स्कीमें लेके आए हैं। सुविधा देना हमारा काम है और एक कल्याणकारी सरकार जो होती है लोकतंत्र में, वो काम हमारे मुख्यमंत्री टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो करते जा रहे हैं और इससे जो है हरियाणा के नागरिकों को बहुत फ़ायदा होगा। और ख़ासकर जो हमने किया है नौकरियों में पारदर्शिता, भर्तियाँ का जो सिस्टम किया है, उससे गरीब आदमी के जो बच्चे लग रहे हैं, उससे सारी एक लोगों में ये विश्वास फैला जा रहा है कि गरीब के बच्चे की, प्रतिभाशाली बच्चे की नौकरी पहले पैसे वाला, ताकत वाला दे जाता था, वो हमारी सरकार में नहीं होता। 28 तारीख को यानी 28 अक्टूबर को एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आता है। 31 अक्टूबर को पुरुष जो है सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आता है और बहुत सारे जो है उसमें बच्चों का चयन होता है। लेकिन आपकी सरकार जो दावा लगातार कर रही है कि बिना पर्ची खर्चे के आप नौकरी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज ये भी कहते हैं कि एक जो वो गरीब व्यक्ति की बेटी जो है वो सब इंस्पेक्टर बनी है मेवात से, तो आप, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है सर, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि परचून की दुकान की तरह नौकरियां बांटी जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, अनाप शनाप टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार को कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर देना चाहिए। ये विपक्ष की एक मंशा रही है कि सारी नौकरियां, सारी सरकार की नीतियां, सारी सरकार के संसाधन जो है कुछ प्रभावशाली परिवारों के लिए हैं और हमारी सरकार में ये जो सारी चीज़ें हैं, हम कहते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ सबसे कमज़ोर आदमी है, ये उसके लिए हैं और नीति बना के हम वैसा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन में लगभग 400 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर की नौकरी निकली हैं, 60-70 महिला सब इंस्पेक्टर की नौकरी लगी हैं और उसमें आधे बच्चे ऐसे हैं, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 2/3 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं
जिनके घर में पहले कोई नौकरी थी ही नहीं। और हमने जो नीति बनाई कि उनको 5 नंबर अतिरिक्त दिए जाएं, उसी का ये परिणाम है। और ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल गरीब घर से हैं, जिनको बस रोडवेज की बस का किराया देने को पैसे नहीं हैं, वो बच्चे पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर लगे हैं, प्रमोशन करके वो डीएसपी एसपी तक पहुंच सकते हैं। तो एक वो बच्चे न्याय करेंगे, सेवा करेंगे गांव आदमी की। और जो एक प्रथा रहती थी कि दबंगों की, प्रभावशाली लोगों की या तगड़े घरों के बच्चे नौकरी लगते थे, वो प्रथा भी अब टूट गई है। गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए है और गरीबों की सेवा कर रही है। सर, एक सरकार ने आज और फैसला किया है कि जो पंचायतें हैं उनमें भी एक अधिकारी जो गजटेड अफसर है उनको उनका एक तरह से संरक्षक बनाकर जिम्मा सौंपा गया है, जिससे पंचायतें जो उनका और ज़्यादा विकास हो, यानी गाँव के ग्रामीण के विकास के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करने का फैसला किया है। इससे गाँव की तस्वीर बदलेगी। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी नए नए तरीके अपनाने के लिए जाने जाते हैं, टेक्नोलॉजी से और तरह से। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि मनोहर लाल जी जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद नए नए प्रयोग करते हैं, जिनको भारत सरकार ने भी सराहा है। और इसी दिशा में ये काम किया है कि हमारे पास 7,000 से ज़्यादा प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं। हर अधिकारी जो है जिले के अंदर अपने एक गांव को अडॉप्ट करेगा, उस गांव में जाएगा, उस गांव की समस्याओं को हाईलाइट करेगा और जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल करके उन समस्याओं के निदान का कोशिश करेगा। और हरियाणा के 7 कम गांव हैं, 6,000 के आसपास गांव हैं। प्रत्येक गांव में एक अधिकारी की ड्यूटी, प्रथम श्रेणी की ड्यूटी लगेगी और वो उसका गांव अडॉप्ट करेगा। तो उस गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं उसको फॉलो करेगा, उसकी फाइल को फॉलो करेगा, सही आखिर तक उसको जो निरावरण करना है उस गांव की समस्या का वो कराएगा। परिवार पहचान पत्र के साथ जो है वो 400 से ज़्यादा सेवाएं सरकार ने जोड़ दी है, यानी सरकार की उन योजनाओं का फायदा लेना है तो परिवार पहचान पत्र जो 8 अंकों के डिजिट के साथ सरकार बना रही है उसके जरिए आप ले सकेंगे। तो ये इससे लोगों को, पात्र लोगों को ही हक मिल पाएगा। देखिए, परिवार पहचान पत्र से पहले आपने देखा होगा कि गरीबों के लिए योजनाएं बनाते थे। बुढ़ापा पेंशन भी नकली आदमी ले जाते थे, दूसरी तरह की पेंशन भी कोई और ले जाते थे, अनाज भी गलत बढ़ जाता था, मिट्टी के तेल की भी कालाबाजारी होती थी, स्कीमें होती थी लेकिन जो जिसको लाभ मिलना चाहिए था उस तक नहीं पहुंचता था। अब हमने धीरे धीरे करके ऐसा तरीका निकाल दिया है कि किसी भी तरह की जो पिलफरीज है या घपला है वो ना हो। और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक ऐसा परिवार का सारा डाटा हमारे पास होगा कि उसमें कौन क्या कमाता है, कितना खर्चा है, कितनी उसकी ज़रूरतें हैं। और उसी डाटा को देखकर हम नीतियाँ बना रहे हैं कि गरीब आदमी के जो ज़रूरतें हैं, खासकर जो सबसे कमज़ोर परिवार हैं, पहले उनकी आमदनी को बढ़ाएं, 1,80,000 रुपये प्रति जो वर्ष है उस तक पहुँचाएँ। और चाहे उसमें उसके हरित के स्टोर खोलना है, क्या कोई डीसी रेट की नौकरी देनी है या कोई और कारोबार में उसको लगाना है, जैसे उस घर के बच्चों की या परिवार वालों की ज़रूरत होगी। और पहले काम के सरकार के पीछे भागते थे, अब सरकार खुद उन परिवारों के पास जाएगी और उनको बताएगी कि भाई हमारे पास यही योजनाएं हैं, आपको कौन सी योजना आपको उचित लगती है जिससे आपके परिवार की आमदनी बढ़े, वो योजना उस परिवार को दे करके उसकी आमदनी बढ़ाएंगे। सर, एक मेरा सवाल है डीएपी खाद से जुड़ा हुआ। कई जगह पर अब भी ऐसी चर्चाएं हैं कि किसानों ने जाम लगा दिया, डीएपी खाद की किल्लत है, स्थिति क्या है सर? आपके सामने ही केंद्रीय मंत्री जी का से मेरी चर्चा हुई है डीएपी के बारे में। हरियाणा को नवंबर के महीने में भी 1 लाख से मीट्रिक टन से ज़्यादा डीएपी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जी ने खुद अभी आपके सामने स्वीकार किया है। और हरियाणा के किसानों को मैं फिर दोबारा आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि गेहूँ के बिजाई का वक्त शुरू हो गया है। प्रत्येक आदमी को भरपूर मात्रा में जितनी डीएपी की बिजाई की ज़रूरत है, डीएपी भी मिलेगी, एनपीके भी मिलेगी, एसएसपी भी मिलेगी, यूरिया भी मिलेगी। आप इन काला बाजारियों वालों के चक्कर में ना आए, इनसे परेशान ना हो। मैंने पहले भी कहा है कि इतना ही हो सकता है कि डीएपी एक दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम बड़ी गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी किसान भाई को खाद की वजह से दिक्कत नहीं आने दी जाए। सर, दिवाली के त्यौहार पर प्रदेशवासियों को, खासकर किसानों से आपकी क्या अपील है? मैं ये प्रार्थना करता हूँ किसान भाइयों से कि आप लोगों ने जो मेहनत पिछले साल की थी, कोरोना के संकट में देश की अर्थव्यवस्था को बचाया था, उसी तरह से आप मेहनत करें। सरकार आपकी है, सरकार आपके लिए है, किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे,
किसानों को हर तरह की सुविधाएं देंगे और हरियाणा किसानों का प्रदेश है। आप लोग जो है अगली दिवाली तक अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को और ज़्यादा समृद्ध करें, और ज़्यादा सुखी रहें, और ज़्यादा हमें सरकार की नीतियों का लाभ उठा करके सक्षम बने, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। और हरियाणा एक, हरियाणवी एक की नीति से हम जो काम कर रहे हैं, सब मिलजुल करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। बहुत शुरू से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने आज 7 साल में जो सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाते जो कदम उठाए हैं उनकी जानकारी दी है। प्रदेश में सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जिनसे आम आदमी को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा जयप्रकाश दलाल ने यह भी किसानों को आश्वासन दिया है कि जो गेहूं की बिजाई का सीजन शुरू हुआ है उसमें डीएपी खाद की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि नवंबर के महीने में और ज़्यादा जो स्टॉक है खाद का वो हरियाणा को मिलने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा और इस सत्र का उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे और सत्र के दौरान 2 प्रमुख विषय रहेंगे, जिसमें पहला लोकतंत्र में विधायक और विधायिका की भूमिका, इसके साथ ही दूसरा विषय सार्वजनिक धन का सदुपयोग और जवाबदेही रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हरियाणा विधानसभा विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है और इस मामले में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली में उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, आप हाल ही में दिल्ली जाकर आ रहे हैं और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या वजह है और किस तरह का ये सेशन रहेगा? देखिए पवन जी, आप जानते हैं कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में अमृत महोत्सव बड़ी संख्या में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विषयों को लेकर के किए जा रहे हैं और उसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा के अंदर भी एक विशेष सत्र बुला करके 2 मुद्दे हमने रखे हैं। उन विषयों के ऊपर अच्छे से चर्चा हो, इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं और उस विशेष सत्र के लिए मैंने आदरणीय राष्ट्र के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी को आमंत्रित किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने हमारा आमंत्रण जो है वो स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा, लेकिन तिथि जो है उसकी 2 या 3 दिन के अंदर आएगी और तिथि आने के पश्चात आगे की हम तैयारियां शुरू करेंगे। और जो 2 विषय हमने रखे हैं, जो आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जो आप विशेष सत्र बुला रहे हैं उसमें 2 विषय क्या क्या रहेंगे? हाँ, 2 विषय जो हैं उसमें लोकतंत्र में विधायक और विधायिका की भूमिका कैसी होनी चाहिए। दूसरा विषय जो हमने रखा है पब्लिक पर्स, इट्स यूटिलाइजेशन एंड इसकी जो जवाबदेही है, इसकी अकाउंटेबिलिटी है। जो हमारा जनता की कमाई का टैक्स का पैसा है, विधानसभा उसका बजट पास करती है, विभिन्न विभागों के अंदर वो बजट के पैसे जाते हैं और उन विभागों के अंदर उस पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाना चाहिए और दूसरा उसकी जवाबदेही किस प्रकार से हो, इसके ऊपर भी एक विषय हमने ये रखा है जो ये चर्चा का विषय रहेगा। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ये दोनों विषय बड़े इम्पोर्टेंट। सर, ये अभी जो आप कार्यक्रम बना रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ये विशेष सत्र का, इसका प्रस्तावित शेड्यूल या 1 दिन का ही रहेगा ये सत्र या 2 दिन की अवधि इसकी हो सकती है? मतलब क्या तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? अभी जो है इसके बारे में जो आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की डेट आने के पश्चात संभवतः ये 2 दिन का सत्र हो सकता है। इसके लिए एक सभी जो हमारे नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं और
हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं उनके साथ और अन्य जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा करेंगे और उसके पश्चात ये 1 दिन का हो या 2 दिन का हो उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन ये बात अवश्य है कि ये सत्र विशेष तौर पर बुलाया जाएगा। सर, ये जो सत्र है ये बुलाया जाएगा चूंकि अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी की तरफ से उनको समय तय करना है कि वो कब समय दे सकते हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र की भी चर्चाएं हैं। सर, क्या ये विशेष सत्र होता है तो शीतकालीन सत्र नहीं होगा या होगा तो वो अपने समय पर सरकार फैसला लेगी उस हिसाब से किया जाएगा? ये देखिए पवन जी, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा विशेष सत्र रहने वाला है इसके अंदर कोई भी विधायी कार्य जो है वो नहीं होगा। 2 विषयों को लेकर के उनके ऊपर चर्चा जो है उसके अंदर एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे जो विधायक हैं उनको इन विषयों के ऊपर जानकारी देंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो विधायी कार्य है या जो बिल पेश होने हैं या जो भी जो विधायी कार्य होना है उसके। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।